और अभी आज के डेट में कुछ दिन पहले तक तो सबसे बड़ी पार्टी थी वो। अब भले आज कुछ विधायक चले आए हैं तो वो सेकंड नंबर की हो गई है। अब कितना सीट मिलेगा ये तो उम्मीदवार का चयन होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इनको 40 में 40 मिलना बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, एक हैंडसम बोलते हैं स्मार्ट आंकड़ा रहेगा इनके पास। अब आपका कहना है कि क्या 40 मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो इसमें ये तय मानिए कि राजद राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जीरो से ऊपर उठने वाला है। नमस्कार। अभी हम हिंदुस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नीरज कमल जी के साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे कि 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और जल्द ही इसका घोषणा भी होने वाला है। तो एनडीए का वादा है, मोदी का वादा है कि 400 पार। तो इस बार हम जानेंगे कि इनसे 400 पार का जो लक्ष्य एनडीए ने रखा है वो कैसे पार करेंगे, क्योंकि इस समय कई सारे फैक्टर दिख रहे हैं जो मोदी ने वादे किए थे। नौकरी का, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया भेजने का, और सारे कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि अभी चिराग पासवान का बयान आया है कि हम शेर का बेटा, हम अकेले भी काफ़ी रहे। तो इससे हम इनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्टर है और कैसे ये 400 पार करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझसे ये कुछ बातें साझा करने के लिए मौका दिया है। तो अभी आपने जो बातें कहीं कि इस बार 400 पार का आंकड़ा कैसे प्राप्त होगा या इस दावे में कितना है दम। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चुनाव, इस बार का चुनाव कई मायने में बहुत कुछ अलग होने वाला है। रही बात 400 पार की, तो ये सुनने में लक्ष्य बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर इसे प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष से 10 कदम आगे रहना चाहती है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे हो, मैसेज के स्तर पे हो, लक्ष्य के स्तर पे हो, धरातल पे संगठन के स्तर पे हो। तो ये उसी का एक हिस्सा है कि इस बार 400 पार। कैसे? क्योंकि उस समय तो कई सारे आपके पास मुद्दे थे, वादे थे, जो लोगों के सामने दिख रहा था कि हाँ, जो क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो पिछली सरकार से ऊब चुके थे, क्योंकि कांग्रेस लगभग 75 साल तक शासन किया था। तो अब उसके बाद लोगों को भी उम्मीद है कि नई सरकार आएगी तो नए नए अपने वादे पूरा करेगी। लेकिन वो वादे कहीं ना कहीं, कुछ वादे तो पूरे दिखे, जैसे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, इस तरीके के तो मुद्दे पूरे हुए। लेकिन रोज़गार की बात करें तो रोज़गार पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक अगर मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो 2 करोड़ नौकरी देने के वादे थे, और साथ ही हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का, और सारे कई, और साथ ही महंगाई जिस प्रकार बढ़ी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसके अंदर नाखुश भी देखने को मिल रहा है। तो फिर आपको कैसे लग रहा है कि 400 पार हो पाएंगे? देखिए, अभी आपने जितनी भी बात कही है कि कैसे ये पार करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि 400 पार का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन असंभव नहीं है। अभी मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और जो रणनीति पर काम हो रही है, और जिस तरह के अन्य संगठनों को, अन्य पार्टियों को भी जोड़ा जा रहा है, और अपना कुनबा, इंडिया का कुनबा का विस्तार हो रहा है, तो उससे पहली बात तो यह कि ऑलरेडी आज के डेट में ये 350 प्लस हैं। ठीक है। और इस बार आप ही ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370, 3 तलाक के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हुए हैं इस बार। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी हो गई है, आपने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है।
और कहीं ना कहीं एक हार्ड कोर पॉलिटिक्स और एक इच्छा शक्ति वाली सरकार सेंटर में बैठी है, जिसके एक सिंबल नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं लोगों के मस्तिष्क मिजाज में बना हुआ है कि नहीं, ये काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अच्छा दूसरा दूसरा पक्ष ये है, कि आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है लाभार्थियों का समूह, लाभार्थियों की संख्या। जिस प्रकार से लाभार्थियों के साथ मौजूदा सरकार ने इंटरेक्शन किया और लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी इनको मदद करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आपने कहा महंगाई का मुद्दा, देखिए महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो आज से 20 साल पहले भी थी और आगे भी रहेगा। महंगाई से तात्पर्य ये है कि आम जीवन में लोग अपने जीवन, जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उससे कैसे निपट रहे हैं। तो एक दूसरा भी पक्ष है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोगों का आर्थिक आय में बढ़ोतरी हुआ है और लोग उसको संभाल पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई, जब महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था, तब तो ये मुद्दा सड़क पे दिखना चाहिए था ना। आज तक पिछले 10 सालों में इस तरह का तो कभी कोई मूवमेंट हुआ नहीं। अच्छा एक और मेरा सवाल, तो रणनीति आपने कहा कि कई सारी रणनीति आपने, वो रणनीति क्या है आपकी 400 पार करने का, उस रणनीति के देखिए बारे में देखिए बताइए। दे- देखिए देखिए रणनीति स्पष्ट तौर पर है। पहले रणनीति तो ये है कि इनके सामने विपक्ष है ही नहीं। पहली बात, विपक्ष आज की तारीख में, आज ही ले लीजिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने अपनी पूरी सीट पर लड़ने का ऐलान कर दिया, वहाँ इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया। महाराष्ट्र में स्थिति वैसे ही है, बिहार का हाल आपको पता ही है। तो जिस तरीके से आज से 6 7 8 महीना पहले जो एक गोलबंदी हुई थी, उससे एक उम्मीद ज़रूर जगी थी कि इस बार इनको बहुत कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। लेकिन ये आपस में साठगांठ बैठा नहीं पाए और सब तितर बितर हो गए, सब निकल गए। तो स्थिति फिर वहीं पर आ गई वापस। तो लड़ाई एक तरह के से विपक्ष का मजबूत नहीं होना, विपक्ष का चेहरा उस लेवल का नहीं होना, विपक्ष संगठित नहीं होने से यह लड़ाई एक तरफा होने की संभावना बढ़ गई है। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष नहीं है तो इतना रैलियां और नए नए शिलान्यास लोकार्पण ये करने की क्या आवश्यकता है? अब भाई, जब लड़ाई जब कहीं ना कुछ आप ऐसा है, कमजोर या कुछ नहीं फैक्टर नहीं, तो देख रहे ऐसा हैं तब। अब लड़ाई के मैदान में आप अस्त्र शस्त्र रख के थोड़े ना बैठ जाइएगा। हम्म, भाई आपको लड़ना है तो पूरी हम्म, स्ट्रेटजी के साथ लड़िएगा ना। हम्म, यही तो इनकी खासियत है कि चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जोश और जुनून और रणनीति कहीं कोई कमी नहीं होती है। और मेरा मानना है कि जो एनडीए है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, उनका अब 2014 में जितनी उन्होंने मेहनत की थी, उससे थोड़ा सा भी कम मेहनत 2024 में नहीं कर रहा है। तो मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ अगर विपक्ष मजबूत होता और 7 8 महीने पहले की जो रणनीति होती, आपस में कांग्रेस पार्टी कुछ त्याग करके सबको साथ में लेकर चलती, तो स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण जरूर होता है इनके, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि इनके लिए कुछ चुनौती है। अब हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो चिराग पासवान हैं, तरह उनका आज भाषण आया है, उससे लग रहा है कि वो अकेले भी चुनाव में फाइट कर सकते हैं, आ सकते हैं लोकसभा के चुनाव में। तो इससे क्या लग रहा है कि इसे 40 के 40 से बीजेपी हासिल कर पाएगी? देखिए, जैसा कि आज का उनका बयान है, वो पॉलिटिकल बयान है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि वो एनडीए छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, वो रहेंगे एनडीए में। अब सवाल है कि चिराग पासवान बिहार के लिए एक फैक्टर तो है ही, और ये भी सत्य है कि चिराग पासवान जब जब बिहार में अपने लिए या कोई समारोह किए या रैली किए, तो उसमें पासवानों के एक नेता के तौर पे, युवा नेता के तौर पे इनकी अपनी एक पहचान है और मजबूत पहचान है। तो इसका तो फ़ायदा इनको है ही, और ये एनडीए नहीं छोड़ने वाला है। रही बात कि अब इनको कितनी सीट और इनकी जो दावेदारी है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, तो 2 3 दिन पहले तक ही बात क्लियर हो गया था कि इनको जो है, जो चाह रहे हैं वो उसके हिसाब से उनको चीज़ें मिलने वाली है और आगे भी वही होगा।
बहुत ज़्यादा इसको लेकर उम्मीद कर क्या बोलते हैं, शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनडीए नहीं छोड़ने वाले हैं, रहेंगे एनडीए में ही। बस अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है इस पर मामला साफ हो अच्छा, जाएगा। बिहार में क्या लग रहा है कि 40 में 40 होगा कि सीटें कम होगी? अभी तो सीट उम्मीदवार की सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि पिछले बार का जो एक टारगेट है वो उस टारगेट को बरकरार रखना, यानी 39 सीट को बरकरार रखना चैलेंज तो है ही, क्योंकि ये पिक पे ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। तो उस पिक पर पहुँचने के बाद उसे ये मेंटेन रख पाएंगे, और उसके लिए सारी रणनीति बन रही है। एक प्लस हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो 39 हैं वो बचा लें या उसको बचाएं, उसकी तैयारी चल रही है। अब आपका कहना है कि क्या 40 मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो इसमें ये तय मानिए कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल को इस बार 0 से ऊपर उठने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बार सीट मिलेगी। अब कितना सीट मिलेगा ये तो उम्मीदवार का चयन होने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इनको 40 में 40 मिलना बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, एक हैंडसम बोलते हैं स्मार्ट आंकड़ा रहेगा इनके पास, क्योंकि इनका कुनबा बढ़ गया है बिहार में और नीतीश कुमार के साथ आने से। अच्छा, एक और बात हम आपसे ये कहेंगे कि पिछली बार तेजस्वी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। और जिस प्रकार गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में देखे और जगह जगह अलग अलग ज़िले में उन्होंने जिस प्रकार रैलियाँ किया, यात्रा निकाला था, उसमें जो भीड़ देखकर तो लोगों का मानना है कि तेजस्वी अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो क्या उसका असर क्या पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, तेजस्वी पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और राजद का देखिए, राजद राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक कोर वोटर्स है, उनका अपना एक संगठन है और वो इंटैक्ट है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अभी आज के डेट में कुछ दिन पहले तक तो सबसे बड़ी पार्टी थी वो, अब भले आज कुछ विधायक चले आए तो वो सेकंड नंबर की हो गई है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियां जो इनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसमें इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, 0 से ऊपर उठेंगे, ये तय बात है। अच्छा, एक और बात कहेंगे कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्षेत्रीय जो पार्टी है, यानी कि राज्य में अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो कितना ज़्यादा बीजेपी को प्रभावित करेगी, एनडीए को प्रभावित करेगी? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का तो असर रहता ही है स्थानीय स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे, तभी तो ये सारे लोगों को अपने तरफ मिला रहे हैं और लेके चल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। और ये बिहार में एनडीए का कुनबा जो बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ाया गया है कि ताकि जो पिछले बार का जो 39 सीट मिला था एनडीए को, कम से कम उसे बचाया जा सके, उतना तो मिल जाए, तो उसका फ़ायदा तो होता ही है। अच्छा, तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं इस बार कितना बीजेपी को जो सीट मिल पाएगी? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, इतना तो तय है कि जिस तरह की रणनीति है, विपक्ष बहुत ज़्यादा संगठित नहीं हो पाया। जो 6-7 महीना पहले जो माहौल था वो माहौल, अब के माहौल में बहुत अंतर है और विपक्ष बहुत कमज़ोर है, ख़ासतौर से मेरा इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। तो इस बार इनका आंकड़ा जो पिछली बार था उससे कम नहीं रहेगा, उससे अधिक ही रहेगा। यानी कि 14 में 336 और 19 में 352। बिल्कुल और बिल्कुल, इसमें उसी के प्लस ही हाँ रहेगा। हाँ, उससे प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो सीनियर जर्नलिस्ट नीरज कमल जी थे, उनसे हमने बात किया और जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उस पर इनसे विस्तृत चर्चा भी किया। और इस पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।